हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब लास्ट ईयर के बैलेंसेस, लास्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से नए साल की बुक में बैलेंसेस को ट्रांसफर करने को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। जैसे कि सपोज 1 जनवरी 2019 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था, पिछला साल, जिसमें हमने जर्नल बनाई थी, जर्नल, फिर जर्नल से लेजर बनाई थी, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया था। ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस साल भर चलती है। जर्नल और लेजर ये साल भर हम एंट्री करते हैं इसमें। फिर ईयर एंड में 31 दिसंबर 19 को हम ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एक तो, और दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। ये प्रोसेस पूरा अकाउंटिंग का होता है, जो हमने पहले भी समझा था। ये 1, 2, 3 और 4 स्टेज होती है अकाउंटिंग की। यहाँ से स्टेज अकाउंटिंग शुरू होती है और फिर यहाँ बैलेंस शीट पे आके खत्म हो जाती है, फाइनल अकाउंट पे आके खत्म हो जाती है। फाइनल में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ईयर एंड में। तो बैलेंस शीट में सारे असेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट होते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज को हम ईयर एंड होने के बाद ये पूरा बंडल बांध के पैक कर देते हैं, और इसके जो बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस हैं असेट्स और लायबिलिटी के, उसको नए साल, इसके बाद नया साल शुरू होगा 1020, नए साल की एक जर्नल बनाएंगे। तो जर्नल से ये बैलेंस शीट से जर्नल में फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो ईयर एंड में जो बैलेंसेस हैं पिछले साल के, उसको नए साल की जर्नल में पहली बार फर्स्ट ओपन करते हुए एंट्री करनी है आपको। वेरी फर्स्ट एंट्री इन द न्यू जर्नल इज नॉन एज ओपनिंग एंट्री। फॉर सपोज ये बैलेंस शीट, अब इस बैलेंस शीट को हम एग्जांपल से समझेंगे कि कौन सी एसेट्स होती है और कौन सी लायबिलिटीज होती है। तो ये बैलेंस शीट हमने यहां बना दी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 19। तो ये बैलेंस शीट हमने यहां एनलार्ज कर दी है। अब इसकी एंट्री हमारे को जर्नल में ओपनिंग में कैसे करते हैं वो हमें समझना है। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि असेट्स और लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम असेट्स और लायबिलिटीज को ही इसमें इसमें रिकॉर्ड करते हैं नए साल की जर्नल में। तो हमें ये समझना है कि असेट्स कौन कौन सी हैं और लायबिलिटी कौन कौन सी होती है। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं और राइट हैंड साइड में असेट्स लिखते हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होती, इसमें लायबिलिटी और असेट्स की साइड होती है। तो हम थोड़ा समझेंगे। सपोज ये हमारी 31 दिसंबर 2019 को एंड हुई ईयर की हमारे असेट्स और लायबिलिटीज ये हैं। तो कौन कौन सी हैं? सपोज लैंड एंड बिल्डिंग। असेट्स का मतलब है जिनसे हमारे को फ्यूचर में पैसा मिल सकता है, जिन अकाउंट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, उनको हम असेट्स बोलते हैं। तो जो जिनसे पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है वो अकाउंट हम इसमें लिखते हैं, यानी असेट्स को इसमें लिखते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 90,000, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये सारी हमारी
असेट्स हैं जिनसे फ्यूचर में हमारे को पैसा मिल सकता है, और असेट्स की टोटल वैल्यू है 7 लाख। अब लायबिलिटीज कौन सी होती है? लायबिलिटीज उन अकाउंट्स और क्लेम्स को बोलते हैं जिनको हमें बिजनेस को, हमारे को फ्यूचर में लोगों को पे करना है, लोगों को चुकाने हैं, वो हमारी लायबिलिटी। अर्थात फ्यूचर में जिनसे पैसा मिलेगा वो असेट्स है, और जिनको पैसे चुकाने हैं वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कौन सी होगी? कैपिटल, ये ओनर को पे करनी पड़ सकती है वापस। हम बिजनेस है, हमारे ओनर से कैपिटल ली थी लेकिन फ्यूचर में वापस चुकानी पड़ सकती है। लोन एंड बोरोइंग, हमने किसी से लोन लिया है, वो फ्यूचर में हमें चुकाना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, जिन लोगों से उधार पे गुड्स खरीदा है उनको क्रेडिटर कहते हैं, और जिनसे उधार पे खरीदा है हमने उनको हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो ये भी लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, जिन लोगों को फ्यूचर में हमने प्रॉमिस किया पेमेंट करने का, तो जो सारे प्रॉमिसेस हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी एम्प्लॉय की सैलरी या रेंट देना बाकी है तो फ्यूचर में हम उनको देंगे, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम, किसी से पैसा हमने एडवांस में ले लिया है तो वापस चुकाना पड़ सकता है, किसी से एडवांस लिया तो वापस चुकाना पड़ सकता है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने पैसा जितना डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, यानी डिपॉजिट से ओवर ड्राउन कर लिया हमने पैसा, वो हमारी लायबिलिटी है, हमें पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। अर्थात बैंक में 1 लाख रुपए जमा है और हमने 1,50,000 विड्रॉ कर लिए हैं, तो ये 50,000 हमारे लिए लायबिलिटी है जो हमें चुकानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट, अब इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसका क्या रूल है वो हमारे को समझना है। तो रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री और ओपनिंग एंट्री, डेबिट ऑल असेट्स, सारी असेट्स को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जितनी भी असेट्स हैं उनको एक साथ हम डेबिट में लिखेंगे, और जितनी भी लायबिलिटीज है उनको एक साथ हम क्रेडिट में लिखना है। तो हम ये बैलेंस शीट है पिछले साल की, ईयर एंड 31 दिसंबर को। अब नया साल शुरू होगा 1 जनवरी 2020 को। ये सारी एसेट्स हमें फर्स्ट डे को ही, ईयर के बिगनिंग में ही हमें फर्स्ट एंट्री इस बैलेंस शीट से करनी है, उसके बाद रूटीन बिजनेस की एंट्री हम करते जाएंगे। तो ये पहले हमें ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती है, तो सारी एसेट्स को डेबिट करना है। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 1,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और डेबिट में इसका अमाउंट लिखेंगे 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, सबको साथ में एक साथ लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1 lakh. After this, furniture 90,000, furniture account debit 90,000. इसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 80,000. After this, stock 70,000. Stock account debited 70,000. Debtors 60,000. Debtors account debited 60,000. एंड बिल्स रिसीवेबल, ऐसे प्रॉमिस जिसने लोगों ने हमारे को प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में पैसा हमें मिलेगा, हम उसको पैसा देंगे, तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000. एक्रूड इनकम अकाउंट debited 40,000. Prepaid expenses account debited 30,000.
एंड कैश एट बैंक, तो यहाँ कैश एट बैंक नहीं लिखना है, खाली बैंक अकाउंट लिखना है। ये 20,000 एंड कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000। अर्थात सारी एसेट्स को हम एक साथ यहाँ डेबिट में एक साथ 1 by 1 करके लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में लिखना होगा लायबिलिटीज को, तो ये हम क्रेडिट साइड में एक साथ लायबिलिटी को लिख देंगे कैपिटल अकाउंट 3 lakhs, लोन एंड बोरोइंग, या लोन कह सकते हैं, बोरोइंग्स कह सकते हैं, बोरोइंग्स अकाउंट 50,000, borrowings 50,000, creditors, 2 creditors account 90,000, outstanding expenses, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आउटस्टैंडिंग 70,000, ये छूट गया बिल्स पेबल, अब लिख देते हैं बिल्स पेबल अकाउंट 80,000, अनअर्न्ड इनकम earned income account 60,000 and bank overdraft 50,000। फिर यहाँ एक नरेशन लिख देंगे, being opening entry made, और फिर टोटल कर देंगे 7 लाख, और इसकी टोटल भी 7 लाख होगी। तो इस तरह से हमारे को एसेट्स को पहचान, ये सारे एसेट्स यहाँ पे याद कर लेना, इसको ध्यान में रखें। ये एसेट्स यही एसेट्स होती है और ये सारी लायबिलिटीज होती है। तो आपको बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन में नहीं होगी, आपको खाली इनके नाम देंगे, तो आपको एसेट्स को पहचान के यहाँ लिखना है डेबिट में, और लायबिलिटीज को पहचान के यहाँ क्रेडिट साइड में लिखना है और नरेशन लिखना है। अब एक इसमें विशेष बात यह है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल नहीं दे रखी होती, कैपिटल आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है, ये सारी एसेट्स यहां लिख लेना है, ये सारी लायबिलिटीज भी यहां लिख लेना है, और कैपिटल का अकाउंट आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको इधर की टोटल करके इस टोटल को बराबर दोनों तरफ देना है। तो इधर की टोटल में से ये जो लिखी हुई है लायबिलिटी, उनकी टोटल माइनस कर देंगे, तो ये कैपिटल आ जाएगी। अर्थात कैपिटल आपको नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो कैपिटल में आपको क्या करना है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस ये लायबिलिटीज माइनस कर देना है, तो ये आपकी कैपिटल आ जाएगी। और आपको यहाँ कैपिटल से टोटल हो गया 7 लाख, और इसकी टोटल हो जाएगी 4 लाख, तो ये डिफरेंस अमाउंट जो है 3 लाख आप फिर यहाँ लिख सकते हो। तो कैपिटल का अमाउंट आपको नहीं दे रखा है, तो असेट्स की टोटल करके लायबिलिटी की टोटल माइनस कर दोगे, तो कैपिटल का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हमने करीब करीब सारे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पढ़ लिए हैं जो जर्नल में आते हैं।
एक तो रूटीन ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन जर्नल में आते हैं, सेल किया, परचेज किया, बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक से विड्रॉ किया, सैलरी का पेमेंट किया, और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जो जनरली कभी कभी होते हैं साल में 1 या 2 बार, उनको हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। और करीब 12-13 ट्रांजेक्शन हमने पढ़े हैं और ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करीब करीब पूरे हो चुके हैं। तो सारे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन आपको नेक्स्ट 11-12 पूरे में ये काम आएंगे। इसको ध्यान से आप याद रखें, समझें, और कुछ क्वेरी हो तो हमारे को व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। If capital is not given in question, then difference amount in credit side will be recorded in capital account, जो मैंने समझा दिया यहाँ पर। थैंक यू।